और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में मेगा भर्ती अभियान शुरू होने जा रहा है और बड़े स्तर पर भर्तियां होने वाली हैं। राज्य के अलग अलग विभागों में 30,000 खाली पड़े पद भरे जाएंगे और एक हफ्ते में विभाग भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करेंगे ताकि जल्द से जल्द भर्ती की जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को छुट्टी के बावजूद सचिवालय में कार्मिक विभाग की बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री में खाली पड़े पदों की डिटेल के साथ जल्द भर्ती शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग करवाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्किल और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पूरे राज्य में भर्ती मेले लगाएंगे। स्वरोजगार को लेकर भी सरकार जल्द ही बड़ा अभियान चलाएगी। भर्तियां अभी होनी है, ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और एक हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में कोई धोखाधड़ी जालसाजी न हो, इसके लिए सरकार कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है और जल्द ही नकल विरोधी अध्यादेश भी आएगा। नकल पर जल्द ही अध्यादेश लाने की बात शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारी पूरी है और नए कानून के बाद कोई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। विरोधी कानून के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं कोई भी आयोजित हों, वो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, उसमें कहीं कोई गुंजाइश न रहे। कोई भी उसमें अपराध करने के बारे में, नकल कराने के बारे में, हेराफेरी करने के बारे में, धोखाधड़ी करने के बारे में कोई करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो, उसके लिए हम नकल के क्षेत्र में बड़ा अध्यादेश लाएंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित नवोदय स्कूल से हैरानी भरा एक मामला सामने आया है। यहां पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र 12वीं क्लास के छात्र को मारने के इरादे से स्कूल में तमंचा और कारतूस लेकर पहुंचा था। गनीमत यह रही कि समय रहते दूसरे छात्रों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने प्रिंसिपल को मामले की जानकारी दी। छात्र के बैग की तलाशी ली गई तो तमंचा और कारतूस बरामद हुए। ये मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद छात्र के खिलाफ सिडकुल थाने में केस दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और आज ये छात्र तमंचा लेकर पहुंच गया। साथ ही कि भाई द्वारा स्कूल में आकर सूचना बताया गया कि उसके भाई को किसी ने तमंचा दिखाकर डराया धमकाया है। सर ये दोनों बच्चे कक्षा 10वीं की। अच्छा सर तहकीकात में समझ में आया कि मेरे विश्वविद्यालय में आगमन से पूर्व कक्षा 12वीं छात्रों द्वारा इस बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई थी। ये बेसिकली दो छात्र थे, इसमें एक 10वीं क्लास का था और एक 12th क्लास का था। इनका कुछ माह पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें इसको लेकर जो है ये मनमुटाव चल रहा था और बच्चा जब अपने घर गया था, बीच में अपने गाँव गया था, तो वहाँ से वो एक तमंचा वहाँ से लेके आ गया था। जो अन्य छात्रों को जब पता चला तो उसकी शिकायत हुई। शिकायत पर पुलिस ने जो जाके पूरी जाँच करी। आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस के तीनों आरोपियों को अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को पौड़ी जेल में ही रखा गया है, जबकि अन्य आरोपी सौरभ को टिहरी तो अंकित को देहरादून की जेल में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि एसआईटी हत्याकांड मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने से पहले सभी सबूतों को इकट्ठा कर लेना चाहती है और पूरे मामले में अब एसआईटी एक आरोपी को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में लगी है, जिससे कोर्ट में उनको मजबूत गवाह मिल जाए और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सूत्रों के मुताबिक सौरभ को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है, जिसके लिए ये पूरी रणनीति बनाई गई है और सभी आरोपियों को एक दूसरे से अलग किया गया। तो इस पे कि भाई वहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्राइम किए हैं और वहाँ फिर दोबारा अपना योजनाएं बना रहे हैं, तो उसको हमको देखना है, इसलिए हमने सोचा है कि प्रयास करते हैं, तो उसी की कड़ी है। और इस बीच पौड़ी के नवनियुक्त डीएम और एसएसपी अंकिता भंडारी के पैतृक गांव पहुंचे। वहां अंकिता के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने अंकिता के परिजनों को अपना फोन नंबर देते हुए किसी तरह की समस्या या परेशानी होने पर कॉल करने की बात कही। परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन और पुलिस अंकिता के परिजनों के साथ है, साथ ही किसी भी शिकायत या समस्या का
उनके स्तर पर हर संभव समाधान निकाला जाएगा। हम लोग दोनों आज उनके परिवार से हम लोगों ने विभिन्न चीज़ों पर चर्चा की और उनको जो भी सहायता दी जानी है उस संबंध में हमारी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया है, नंबर्स भी शेयर किए गए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उन्होंने 1-2 इश्यूज़ जो बताए उनके बेटे की स्टडीज़ और उन सब को लेकर, तो हम लोग देखें। रुद्रपुर में नगर निगम की बोर्ड बैठक काफी हंगामेदार रही। पार्षदों ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं करने, डेंगू से निपटने के लिए छिड़काव नहीं होने के साथ ही सड़कों के निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया। लेकिन निगम के नेता प्रतिपक्ष ने निगम परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही बिल्डिंग में कमीशनखोरी और मेयर पर विकास कार्य के बजाय फोटो खिंचवाने की राजनीति का आरोप लगा दिया, तो सदन में हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पार्षद आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़, एमएनए और मेयर ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। बोर्ड बैठक में सर्वसम्मत से निगम क्षेत्र की 17 सड़कों के नाम बदलने के साथ ही 20 प्रस्ताव पास किए गए। उस प्रस्ताव में इनके साइन है। अगर इनको इतनी आपत्ति थी तो इस पे क्यों उन्होंने इसको पास किया? नहीं करते पास बोर्ड ने। हाँ, कमीशनखोरी की जो बात कही है उस पे उनको चेतावनी देके छोड़ा गया है और अगर आइंदा करेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। 1.5 साल के अंदर कोई भी कूड़े गाड़ी के कोई भी समाधान नहीं करा पाया आज तक मेयर। हर वार्ड के अंदर जनता परेशान है, सफाई व्यवस्था को लेकर, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे शहर के लाइट का मामला हो, किसी भी तरीके से पूरी तरीके से नगर निगम फेल हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अल्मोड़ा के बाद देहरादून में कांग्रेस की मीटिंग हुई और यहां भी गिने चुने विधायक ही शामिल हुए, जबकि हरीश रावत, प्रीतम सिंह हिमाचल में रहे। अब सवाल यहां पर यह है कि जब नेता मीटिंग में नहीं जुट रहे, क्या भारत जोड़ो यात्रा के लिए जुटेंगे? सोमवार को चमोली के माणा गांव से उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। यात्रा में नेताओं की भीड़ जुटे और संदेश जनता तक जाए, यही बात देहरादून में हुई मीटिंग में जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को बताई गई। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता से जुड़ना चाहती है ताकि इसका फायदा 2024 में मिल सके, पर जनता को जोड़ने का प्लान बना रही पार्टी बड़े नेताओं को जोड़ नहीं पा रही। शनिवार को देहरादून में मीटिंग हुई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून में थे और हरीश रावत, प्रीतम सिंह हिमाचल प्रदेश में। सभी सीनियर लीडर्स का इसके साथ सहयोग है। सभी सीनियर लीडर्स को आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र से उस यात्रा को लीड करेंगे। तो मुझे खुशी है कि जब भी कोई मुद्दा आता है, वो हो सकता है कि कोई हल्द्वानी से शुरू करेगा, कोई अल्मोड़ा से शुरू करेगा, कोई हरिद्वार से शुरू करेगा, लेकिन मुद्दा एक और कांग्रेस की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स कर रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करना हो और पार्टी के बड़े नेता 5 मिनट बैठक के लिए वक्त ना निकाल सकें, दबी जुबान में यही दर्द हर कार्यकर्ता का है। हालांकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सबके साथ होने का दावा कर रहे हैं। कई प्रश्न लोगों के आए कि भाई शीर्ष नेतृत्व तो नहीं आ रहा। शीर्ष नेतृत्व है कौन? देवेंद्र यादव यहाँ है, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आधे से ज्यादा विधायक यहाँ उपस्थित हैं। कुछ लोग हमारे हिमाचल प्रचार में भी उनकी ड्यूटियों की 5-6 दिन के अंदर वोटिंग होनी है, तो निश्चित ये समझा जा सकता है। बीजेपी वाले दुष्प्रचार करते हैं। हिमाचल का मोर्चा भी संभालना पड़ेगा, उत्तराखंड का भी संभालना पड़ेगा, साउथ का भी संभालना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि सब यही होने चाहिए, तो और भी तो मोर्चे हैं। सभी मोर्चों पर सभी लोग लगे हुए हैं और ये पार्टी के सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग फेज में 2 महीने में पूरी होगी और यात्रा की सफलता इस बात से दिखेगी कि कितनी जनता जुड़ती है और कितने नेता जुड़ते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों से मिट्टी और जल लेकर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं और इसी दौरान जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में होंगे तब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता उन्हें मिट्टी और जल भेंट करेंगे और यात्रा वाली जगह पर उसी जल और मिट्टी से पौधे लगाए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में उत्तराखंड नहीं है, इसलिए उत्तराखंड के नेता धार्मिक स्थलों से मिट्टी और जल लेकर राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी को संबल प्रदान करने के लिए उत्तराखंड की तरफ से हमने निश्चय किया है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ की जल और मिट्टी लेकर हम जहाँ पर भी रास्ते में प्रोग्राम के अनुसार देखा जाएगा, वहाँ पर इस पूरी मिट्टी को और जल को ले जाकर
उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे और वहां पर जाकर पेड़ लगाने का काम करेंगे। देहरादून में इन दिनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से आकाश तत्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिकों को एक मंच देकर क्रिएटिव माइंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है। पुरातन और आधुनिक विज्ञान दोनों की सहभागिता पर इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी का जोर है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तर्ज पर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाने की वैज्ञानिकों से अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में की। आकाश फॉर लाइफ प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है कि आकाश तत्व की महत्ता मानव जीवन के साथ साथ देवी देवताओं में भी दिखी। पीएम मोदी की एक नई पहल सनातन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2023 तक आकाश तत्व सम्मेलन की सीरीज के आयोजन कई आयाम स्थापित करेंगे। हम पंच महाभूतों पर सम्मेलन कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। तो यहाँ से आज आकाश तत्व पर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि सारा जो विकास है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अत्यधिक लाभ लिया जाए, उस पर काम किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए। तो ये जो संगोष्ठी है, ये सम्मेलन है, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुए 2 बदलावों का असर आखिर बीजेपी में क्या होगा, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि दायित्व बांटने और जिला अध्यक्षों के स्तर पर होने वाले बदलावों में देरी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 सबसे बड़े पदाधिकारियों की विदाई से बीजेपी के कई नेताओं के समीकरण बिगड़ गए हैं। ये ऐसे नेता हैं जो अपने संघ कनेक्शन के चलते या तो बीजेपी संगठन में पद पाने की जुगत में थे या सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री टाइप का कोई पद पाना चाहते थे। दबी जुबान में संघ के जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी में सक्रिय नेता संघ नेताओं की करीबी का फायदा उठाते हैं। सामाजिक संगठन है और सामाजिक दायरा उसका बहुत बड़ा है, तो इसलिए बीजेपी से संबंधित जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी आते हैं, मिलते हैं, कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। हालांकि आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर और सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र की उत्तराखंड से विदाई से बीजेपी एक तरह से ठहर सी गई है। इस बदलाव के बाद से बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी कैमरे पर इसके साइड इफेक्ट मानने को तैयार नहीं है। हमारे जो संघ के बड़े प्रमुख लोग थे वो और बड़े दायित्व पर उनका प्रमोशन हुआ है और गए हैं। ये हम सबके लिए भी बहुत सौभाग्य का विषय है। और जहाँ तक बीजेपी और संघ का है, इस पर किसी प्रकार का आपस में कुछ नहीं है। वो हमारा महत्वपूर्ण संगठन जरूर है, लेकिन वो एक सांस्कृतिक संगठन है, वो अपनी अलग गतिविधियाँ करती है। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन का अलग किस्म का काम करता है। भले ही बीजेपी के नेता साफ साफ कुछ भी कहने से बचें, लेकिन इतना साफ है कि सरकार या फिर बीजेपी में किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति संघ पदाधिकारियों की पसंद के बिना नहीं होती। ऐसे में संघ के उच्च स्तर पर हुए बदलाव का असर आने वाली नियुक्तियों में सब दिखेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की बड़कोट में रवाई शरदोत्सव की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मां भगवती की डोली की मौजूदगी में उद्घाटन किया। बड़कोट में हर साल शरदोत्सव का आयोजन किया जाता है और मेले के पहले दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने पॉश सोसाइटी में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यहां जूड्स कंट्री सोसाइटी में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 2 दलालों समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 3 युवक हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं, जबकि दोनों दलाल दिल्ली और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस ने देह व्यापार में धकेली गई 3 युवतियों को भी आजाद कराया है। तीनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जिन्हें जिस्म फरोशी के लिए यहां पर बुलाया गया था। इसमें 3 लोग जो लोकल हैं यहाँ पर और 2 लोग उसमें दलाल हैं जो अनैतिक देह व्यापार के लिए बाहर से पश्चिम बंगाल से युवतियों को लाए थे। चूंकि युवतियों एक तरह से उनके बयानों के आधार पर पीड़ित हैं और इस पर उस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई की जा रही है।
इधर बागेश्वर पुलिस ने खुलेआम जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में जुआ सट्टा लगाने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। पुलिस ने अभियान चलाया तो 10 लोग जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पास से ताश की गड्डी, हजारों रुपए की नकदी भी पकड़ी गई है। सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चल रहे डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला पढ़ रहा है तो हमारी ये खबर आपके लिए है। दरअसल इंडियन मिलिट्री एकेडमी और RIMC में एडमिशन दिलाने के नाम पर यहां जमकर गड़बड़ियां चल रही हैं। न इनके कोई नॉर्म्स हैं और ना ही कोई पूछने वाला है। सेना में जाने का सपना पाले अगर कोई आपका अपना डिफेंस इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने शनिवार को देहरादून के डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापेमारी की तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले। वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस संस्थाओं में भर्ती करवाने को लेकर जो पढ़ाई करवाई जा रही है वहां पढ़ाने वाले टीचर्स का फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर सब्जेक्ट से कोई सरोकार ही नहीं पा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलते पाए गए। हमने यहाँ कई जो एकेडमी डिफेंस एकेडमी के नाम पर ये चल रहे हैं, आपको मैं कह सकता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 2-2, 3-3 एकेडमी चल रही है और देश के बहुत दूर दूर से लोग, कई प्रांतों के लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे हैं। जब हमने इन स्कूलों का, इन एकेडमी का विजिट किया तो न इनके पास किसी प्रकार कोई मान्यता है, GST का नंबर लेकर के यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं। वहीं जब इस पर डिफेंस इंस्टीट्यूट संचालकों से पूछा गया तो कुछ बगले झांकते नजर आए तो कुछ सफाई दे रहे हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा देंगे। मैम आई डोंट नो आप क्या मांग रहे हैं मुझसे, मुझे नहीं पता, प्लीज मत करिए, है ना। सच में मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मेरे पास बाल आयोग की जो टीम आई थी उसमें एक लेडी थी और 3 जेंट्स थे। एक उनका जो फोटोग्राफर था वो भी था। मेरे पास दुर्गा डिफेंस एकेडमी के मैंने उन्हें रजिस्ट्रेशन भी दिखाए हैं, बच्चों की फीस स्लिप भी दिखाई है। उत्तराखंड में सेना में जाने का सपना तकरीबन हर परिवार से जुड़ा कोई न कोई शख्स देखता है, तो ऐसे में बाल आयोग अब इस मामले में सख्ती दिखाता नजर आ रहा है, बशर्ते इसका कोई असर भी दिखे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर काली नदी में राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध पंचेश्वर में पर्यटन लाने के लिए स्थानीय लोग घाट से पंचेश्वर तक 14 किलोमीटर सड़क निर्माण करने की लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। घाट से पंचेश्वर सड़क बनने से पिथौरागढ़ के पर्यटकों को लोहा घाट होकर पंचेश्वर पहुंचने की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं घाट पंचेश्वर सड़क निर्माण सीमांत में रह रहे ग्रामीणों के साथ पहाड़ के दोनों जिलों के लिए पर्यटन की बड़ी उम्मीद बनी हुई है। शुरू में इस क्षेत्र में नौजवान लोगों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन घाट पंचेश्वर सड़क न होने के कारण उन व्यवसायियों को भी जो राफ्टिंग में अपना रोजगार तलाशते होंगे उनके लिए भी ये सड़क न होने के कारण शायद राफ्टिंग का व्यवसाय इस जनपद और पिथौरागढ़ जनपद में गति नहीं पकड़ पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों हल्द्वानी में अधिकारियों को मुख्यमंत्री फटकार जरूर लगाए, लेकिन पहाड़ों में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़कों में गड्ढे बनने से स्थानीय से लेकर पर्यटक हर कोई परेशान है। पहाड़ की टूटी सड़कों से जनता परेशान है। नैनीताल जिले में हालात ये हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, अंदाजा लगाना मुश्किल है। सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही नहीं बल्कि ये सड़कें सालों से टूटी भी हैं, जिन पर भी काम नहीं हो पा रहा। पहाड़ों की देखोगे तो जो आपदा से रोडें आज तक टूटी हुई हैं, उनमें भी एक ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है उसमें। चाहे यहाँ से पंगोट डेचोरी ले लो, चाहे क्या कहते हैं भवाली से अंदर की रोडें ले लो, या पहाड़ मुक्तेश्वर दाएं बाएं की रोडें ले लो, ऐसी स्थिति हुई है कि आपदा से उनमें 1 रुपये का भी तक काम नहीं हुआ है। दरअसल 1 साल पहले आई आपदा से सड़कों की हालत खराब है, तो इन सड़कों को ठीक करने के लिए बजट का भी अभाव है, जिसके चलते स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और ग्रामीण मार्गों की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहीं आपदा वाले इलाकों में तो हालात और भी गंभीर है। लगभग PWD विभाग द्वारा लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन अभी 31 तारीख तक 76% ही वो गड्ढा मुक्त हो पाया है, तो उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जब हल्द्वानी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी इसको कार्य पूरा करना है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्टिव जरूर हुआ है।
बहरहाल ये सड़कें सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में जरूरी है कि जल्द सड़कों को ठीक कराया जाए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में 3 नवंबर को गंगा हथिनी ने दम तोड़ दिया। गंगा की मौत के बाद उसकी 7 महीने की बेटी खुशी अनाथ हो गई। बताया जा रहा है कि हथिनी गंगा 1 हफ्ते से बीमार थी। डॉक्टर्स की कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अब हथिनी गंगा की मौत के बाद खुशी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। हाथी के बच्चे करीब 1 साल तक अपनी मां का ही दूध पीते हैं। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन इसके लिए बाहर से दूध की व्यवस्था कर रहा है और उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो उसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी हम लोगों ने दिए हैं। उसकी डाइट किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि अभी लिक्विड डाइट पर है, माँ के दूध पर वो अभी जिंदा है, तो किस तरीके से वो लिक्विड डाइट उसको दी जानी है, किस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा मॉनिटरिंग की जानी है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का पानी नवंबर महीने में भी साफ नहीं हो पाया है। पिंडर का पानी मटमैला है, जिससे बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। जून महीने से नदी का पानी मटमैला है, जबकि सहायक नदी अलकनंदा का पानी साफ हो गया है। दरअसल बरसात के सीजन के बाद नदियों का पानी साफ हो जाता है, लेकिन पिंडर का पानी अभी भी साफ नहीं हुआ है। ऐसे में अंदेशा ये जताया जा रहा है कि पिंडर ग्लेशियर से ही पानी ऐसा आ रहा है और इस बात को लेकर पर्यावरणविद भी चिंतित हैं और स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ी हुई है। ये पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर है वहाँ से ही ये कालापन इसका आ रहा है और शंका जताई जाती है कि कहीं कोई भूगर्भी कोई विशेष बड़ी हलचल है कोई, जिससे कि जो इतना काला आ रहा है। हम जिला प्रशासन को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी से भी इस बात में अवगत कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जम गई है। कपाट बंद होने में मात्र 14 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की दस्तक भी शुरू हो गई है। दो दिन के चमोली दौरे पर बीजेपी प्रदेश